हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडोविंग्स। तो आज हम पार्ट 11 वीडियो में हैं घटना चक्र का। जैसा कि आप जानते हैं मेरा भी बीपीएससी का एग्ज़ाम है और आपका भी, तो हम दोनों मिलके घटना चक्र कंप्लीट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, इसमें आज का हमारा टॉपिक है संसद में संसद के कितने भाग है, अंग है, 3 अंग हैं संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें संसद में लोकसभा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा जो है ना, इसमें इसको न युवाओं का सदन कहा जाता है, इसलिए 25 वर्ष है। और राज्यसभा को न बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, इसलिए उसमें 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। ठीक है, लोकसभा जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? ऑफकोर्स 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए कितनी चाहिए? 25 चाहिए। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? 30 चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 के ख के तहत राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। अनुच्छेद 84 ख के तहत लोकसभा और राज्यसभा के लिए न्यूनतम लोकसभा का 25 और राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? संसद का सदस्य, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए। और फिर अगर अंग बोलेंगे तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और तीनों के लिए अलग अलग उम्र है, न्यूनतम उम्र, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। इस एक उम्र को हम नहीं बोल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो हम 35 वर्ष बोल सकते हैं। अगर न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, अगर तीनों को साथ लेके चले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक, यानी कि अब इसके बाद, यानी अभी 2026 से इस साल के बाद चेंज होगा। लोकसभा में राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, अब 2026 के आधार पर होगा। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार 81(3) के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया। तब तक लोकसभा में स्थान निर्धारित करने के लिए 1971 की जनगणना आधार रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यानी कि लोकसभा की सीटों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक रोक दिया गया, क्योंकि 2026 के बाद ही चेंज होगा। वर्तमान लोकसभा में
प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1971 की जनगणना पर लोकसभा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन 1971 पर है और 2026 तक के लिए रोक दिया गया। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को। लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता है। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों का नामित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर किया गया, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों का समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा से बहुमत खो दिया तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह को लोकसभा को समय पूर्व भंग करने के बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बना सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, ऐसे ही होता है। मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत के संविधान के 85 संसद सत्र 17 अवसान और विघटन का प्रावधान। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में, एक वर्ष में संसद कम से कम 2 सत्र बुलाना जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा के एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र जो कि हर साल आता है,
मानसून सत्र जो अभी हो रहा है, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में होता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाए जा सकते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतर होना चाहिए 6 महीने का। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा सबसे अधिक प्रतिनिधि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा सदस्यों के प्रकार: बिहार में 40 है, मध्य प्रदेश में 29, बंगाल में 42, अकेले उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। उत्तर प्रदेश का आधा 40 सीट, बिहार में 29, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से दूसरे राज्य और तीसरे राज्य पर दर्ज है? कौन दूसरा और तीसरे पर है? तो पहला पर तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा पर है मध्य प्रदेश और तीसरा पर है तमिलनाडु। प्रश्न के समय 3 नए शब्द नहीं बने हैं। प्रश्न काल के समय 3 नए राज्य नहीं बने हैं। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 और महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्याओं में परिवर्तन आया। अब स्थिति: लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 80, दूसरा महाराष्ट्र 48, तीसरा पश्चिम बंगाल 42 है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39 और बिहार में 40 है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। उसको कितना नहीं प्राप्त होता है? तो 1/6 बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो उसे जो 15,000 की राशि होती है जमानत राशि, उसे लौटाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग से अधिक प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि को जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो देता है, जो कि बहुत ही बेइज्जती भरी बात होती है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा की प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 9वीं लोकसभा कब भंग हुई थी? 9वीं लोकसभा 1991 में भंग हुई थी। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और वह 13 मार्च 1991 को भंग हो गई थी। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ और इस विघटन को 26 अप्रैल 1999 में हुआ। इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ। लोकसभा का नेता कौन होता है? आपको लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेताओं को प्रधानमंत्री पद से नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो वह लोकसभा के सदन में का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति
नियुक्ति की शक्ति निहित होती है। लोकसभा में सचिवालय स्टाफ की शक्ति निहित होती है किसमें? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के उपरांत। तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था इसलिए स्टार दिया हुआ है। तो केस का एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रशासनिक स्तर पर लोकसभा के सचिवालय स्टाफ के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने का अधिकार स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के पास है, जबकि इस पूरे ढांचे की संवैधानिक नियम निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 98 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति के पास है, जो लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श करके लोकसभा सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बनाते हैं। केवल व्यक्तिगत नियुक्ति आदेश किसके द्वारा जारी होते हैं के रूप में देखें तो उपयुक्त संवैधानिक प्रावधान तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष परामर्श उपरांत बनाए गए लोकसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1955 के नियम के 6 के अनुसार नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष अतः सही तो लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, जो कि इस विकल्प में अलग से नहीं दिया ही नहीं है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष इनमें से कोई नहीं। 1999 लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे। वर्तमान में यह पद रिक्त है। धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? देखिए, एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा टैक्स लगान समाप्त करना, उसके विनियोग में परिवर्तन सही है। धन उधारी का विनियमन करना ये भी होगा। भारत की संचित निधि से धन विनियोग करना ये भी सही है। भारत की संचित निधि का खर्च का विवरण देना ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना, वो उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियमन करना, इस सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया। अतः प्रश्न का उत्तर ई होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय बजट को संसद के समक्ष पेश किया जाता है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण बजट से संबंधित अनुच्छेद 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है। भारत की संसद व्यय किसके द्वारा नियंत्रित करता है? भारतीय संसद व्यय किसकी द्वारा नियंत्रित करता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, दोनों के द्वारा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। संसद भारत का सर्वोच्च विधि निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, राज्यसभा तथा लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन बुलाने या स्थगित करना लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति दी जाती है तथा संसद के व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं।
संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो सरकार के बजट यानी प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। केंद्रीय बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके अनुसार सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों की अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती का प्रस्ताव है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह से अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता तो समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना मतलब की आज्ञा लिए बिना सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन सत्रावसान निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। ठीक है, मतलब कि ना ये जो होता है ना लोकसभा अध्यक्ष वो अपना ना क्या कहते हैं वैलिड वोट देता है, क्योंकि जब वोट एकदम बराबर होता है ना तब लोकसभा अध्यक्ष वैलिड वोट देकर उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के किसी भी विषय पर मतदान प्रथमता मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका निर्णायक मत होगा, वैलिड वोट होगा और उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 96 के 1 के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने की संकल्पना लोकसभा के विचाराधीन है तो वह उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 96 के 2 के अनुसार इसी स्थिति में ऐसा संकल्प पर या ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमता ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। इस आधार पर विकल्प सी भी सही हो सकता है, परंतु ये अधिक सटीक है। संविधान कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोकता है? किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोकता है अनुच्छेद 101 के ए के ए में। संविधान के अनुच्छेद 102 के 1 के ए किसी संसद में लाभकारी पद पर रोक लगाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने की निहरता होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हित ना होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था संसद में लोकसभा वो समाप्त हुआ। अब वो बिना टाइम वेस्ट किए टाटा बाय बाय सी यू। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रा सबक साथ।